आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ऑल इंडिया सर्विसेज के सभी अधिकारियों का चयन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज इस वीडियो में हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में काफ़ी डिटेल में चर्चा करेंगे। यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इससे पहले मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर भी लाइव सेशन किया था। यदि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जानना चाहते हो तो आप लाइव सेशन में उसके बारे में जान सकते हो। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, कॉमनली एब्रीवेटेड एज यूपीएससी, इज इंडियाज प्रीमियर सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑल द ग्रुप ए ऑफिसर्स अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, जिसको हम कॉमनली यूपीएससी के नाम से भी जानते हैं, वो इंडिया की प्रीमियर सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी है ऑल द ग्रुप ए ऑफिसर्स के रिक्रूटमेंट के लिए अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के अंडर में। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटमेंट्स टू एंड एग्जामिनेशन फॉर द ग्रुप ए पोस्ट ऑफ द सेवरल सेंट्रल गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट। दोस्तों, यह रिस्पॉन्सिबल है अपॉइंटमेंट के लिए और एग्जामिनेशन के लिए ग्रुप ए पोस्ट हैं जो सेवरल सेंट्रल गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट की, जो इंक्लूड करती हैं दोस्तों सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को और द सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज को। उनके लिए जो ग्रुप ए की पोस्ट हैं उनके अपॉइंटमेंट के लिए और एग्जामिनेशन के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग रिस्पॉन्सिबल है। वाइल डिपार्टमेंट ऑफ द पर्सनल एंड ट्रेनिंग इज द सेंट्रल पर्सनल एजेंसी इन इंडिया। दोस्तों, जबकि जो डिपार्टमेंट डीओपीटी है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, वो सेंट्रल पर्सनल एजेंसी है इंडिया में। श्री डॉक्टर मनोज सोनी जी, जो कि अभी यूपीएससी के चेयरमैन हैं। द एजेंसीज चार्टर इज ग्रांटेड बाय द पार्ट 14th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टाइटल्ड एज सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। दोस्तों, जो एजेंसी का चार्टर है वो ग्रांट किया जाता है पार्ट 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा, टाइटल जिसको टाइटल दिया गया है एज सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। द कमीशन इज मैंडेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द अपॉइंटमेंट टू द सर्विसेज ऑफ द यूनियन एंड ऑल इंडिया सर्विसेज। दोस्तों, जो कमीशन है उसको मैंडेट किया जाता है भारतीय संविधान के द्वारा अपॉइंटमेंट्स के लिए टू द सर्विसेज ऑफ, जो यूनियन की और ऑल इंडिया सर्विसेज हैं उनके अपॉइंटमेंट्स के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को मैंडेट किया जाता है भारतीय संविधान के द्वारा। इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी कंसल्टेड बाय द गवर्नमेंट इन द मैटर्स रिलेटिंग टू द अपॉइंटमेंट। दोस्तों, किसी भी ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी के अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर, प्रमोशन और डिसिप्लिनरी मैटर्स को लेके जो भी डिसीजन है दोस्तों, उसको गवर्नमेंट को यूपीएससी के द्वारा कंसल्ट करना होता है और यूपीएससी से कंसल्ट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। द कमीशन रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू द प्रेसिडेंट। दोस्तों, जो कमीशन है वो डायरेक्टली रिपोर्ट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को और गवर्नमेंट को एडवाइस कर सकता है थ्रू द प्रेसिडेंट। अल्दो दोस्तों, जबकि जो एडवाइस होती है वो बाइंडिंग नहीं होती है गवर्नमेंट के ऊपर। बीइंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, यूपीएससी इज amongst the few institutions which functions with both autonomy and the freedom along with the country's higher judiciary and lately the election commission। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होने के नाते यूपीएससी दोस्तों उन कुछ इंस्टीट्यूशंस में से एक है जो कि फ्रीली ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम के साथ में दोस्तों इंडिपेंडेंटली अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, जिसमें दोस्तों शामिल है विद कंट्रीज हायर जुडिशरी एंड द दोस्तों इलेक्शन कमीशन। द हेडक्वार्टर इज हेडक्वार्टर्ड एट द धौलपुर हाउस इन न्यू दिल्ली। दोस्तों, जो कमीशन यूपीएससी है उसका जो हेडक्वार्टर है वो धौलपुर हाउस में है न्यू दिल्ली में, एंड फंक्शंस थ्रू इट्स ओन सेक्रेटरीट। और दोस्तों इसके अपने ओन सेक्रेटरीट के थ्रू यह फंक्शन परफॉर्म करता है। डॉक्टर मनोज सोनी जी, जो कि यूपीएससी के चेयरमैन हैं 5 अप्रैल 2022 से। अब दोस्तों हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया दोस्तों यूपीएससी की हिस्ट्री जानेंगे।
द रॉयल कमीशन ऑन द सुपीरियर सिविल सर्विसेज इन इंडिया। दोस्तों जो रॉयल कमीशन ऑन द सुपीरियर सिविल सर्विसेज, एक कमीशन सेटअप किया गया दोस्तों, सुपीरियर सिविल सर्विसेज को लेके रॉयल कमीशन को सेटअप किया गया था दोस्तों इंडिया में, लॉर्ड ली की चेयरमैनशिप के अंडर में ऑफ फ्रेहम, जो कि लॉर्ड ली हैं ऑफ फ्रेहम, उनकी चेयरमैनशिप के अंडर में रॉयल कमीशन को सेटअप किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1923 में, विद इक्वल मेंबर्स ऑफ इंडियंस एंड ब्रिटिश मेंबर्स। दोस्तों जिसमें इक्वल मेंबर्स ऑफ इंडियन थे और ब्रिटिश मेंबर्स थे दोस्तों, जिसमें कमीशन ने अपनी जो रिपोर्ट है वो 1924 में सबमिट की। और रिकमेंडिंग सेटिंग अप ऑफ ए पब्लिक सर्विस कमीशन, दोस्तों उसमें यह रिकमेंड किया गया कि एक पब्लिक सर्विस कमीशन का सेटअप किया जाना चाहिए। द लीज कमीशन प्रपोज, दोस्तों जो ली कमीशन था उसने प्रपोज किया कि 40% ऑफ द फ्यूचर एंट्रेंट्स शुड बी ब्रिटिश। दोस्तों जो 40% ऑफ फ्यूचर एंट्रेंट्स हैं वो ब्रिटिश होने चाहिए, 40% इंडियंस डायरेक्टली रिक्रूटेड होने चाहिए, और दोस्तों जो 20% इंडियंस हैं उनको प्रमोट किया जाना चाहिए प्रोविंशियल सर्विसेज से। दिस लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट पब्लिक सर्विस कमीशन ऑन 1 अक्टूबर 1926। दोस्तों इसने लीड किया जिससे जो कि फर्स्ट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई 1 अक्टूबर 1926 को, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर रोस बारकर, इनकी चेयरमैनशिप के अंडर में। ए मेरे लिमिटेड एडवाइजरी फंक्शंस was granted to the Public Service Commission, and the leaders of the freedom movement continually stressed on this aspect, which then resulted in the setting up of a Federal Public Service Commission under the Government of India Act 1935। दोस्तों लिमिटेड एडवाइजरी फंक्शंस दिए गए, ग्रांट किए गए पब्लिक सर्विस कमीशन को, और दोस्तों जो लीडर्स थे, जो फ्रीडम मूवमेंट के लीडर्स थे उस टाइम पे, उन्होंने दोस्तों कॉन्टिन्यूअली स्ट्रेस किया इसके ऊपर, इस एस्पेक्ट को लेके दोस्तों उन्होंने अपना स्ट्रेस दिखाया, अपना कंसर्न दिखाया, जिसका रिजल्ट बाद में यह हुआ कि फिर सेटिंग की गई एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर में। द फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बिकेम द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। दोस्तों जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन था वो भारत की आज़ादी के बाद कन्वर्ट किया गया और वह बना यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इट वॉज गिवन अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस विद अंडर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। दोस्तों इसको संवैधानिक स्टेटस दिया गया भारतीय संविधान के अंडर में दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। अब दोस्तों हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के बारे में जान लेते हैं। आर्टिकल 315 to 323 of the part 14th of the Constitution, titled as the services under the Union and the states, provide for a public service commission for the Union and for each state। दोस्तों आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक पार्ट 14 का कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें जो कि टाइटल है सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, वह प्रोवाइड करता है दोस्तों कि एक पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए यूनियन के लिए और ईच स्टेट के लिए। अकॉर्डिंगली एज पर द आर्टिकल 315, दोस्तों इसी में आर्टिकल 315 के अनुसार एट यूनियन लेवल पे दोस्तों यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज एनविसेज्ड बाय इट, और दोस्तों यूपीएससी इज अमंग्स द फ्यू इंस्टीट्यूशंस विच फंक्शंस विद बोथ ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम। और दोस्तों ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो यूपीएससी है वो उन फ्यू इंस्टीट्यूशंस में से एक है जो कि फंक्शन परफॉर्म करते हैं ऑटोनॉमी के साथ में और फ्रीडम के साथ में, अलोंग विद, जिसमें दोस्तों शामिल है कंट्रीज हायर जुडिशरी एंड इलेक्शन कमीशन, दोस्तों जो कि ऑटोनोमस के साथ में और फ्रीडमली अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। अब दोस्तों अपॉइंटमेंट, दोस्तों एज पर द आर्टिकल 316 जो चेयरमैन है दोस्तों एंड जो अदर मेंबर्स है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के, उनको अपॉइंट किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। इन केस द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन बिकम्स वैकेंट, हिज ड्यूटीज शैल बी परफॉर्म बाय द वन ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ द कमीशन एज द प्रेसिडेंट में अपॉइंट फॉर द पर्पज। दोस्तों अगर किसी केस में जो चेयरमैन का ऑफिस है यूपीएससी के, अगर वो वैकेंट होता है तो दोस्तों जो उनकी ड्यूटीज़ हैं वो परफॉर्म की जाएंगी जो अदर मेंबर्स हैं उनमें से किसी एक के द्वारा, जिनको दोस्तों
या जिस मेंबर को राष्ट्रपति जी अपॉइंट करेंगे इस पर्पज के लिए। ऑल्सो नियरली हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमीशन शैल बी persons who at the dates of their respective appointments have held office for at least 10 years। दोस्तों इसमें यह भी है कि जो नियरली हाफ ऑफ द मेंबर्स होते हैं दोस्तों कमीशन के, वो शैल बी पर्सन्स हु एट द डेट्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव अपॉइंटमेंट। दोस्तों जब उनकी अपॉइंटमेंट की जाती है दोस्तों उस समय पे उनके पास टाइम होता है कि वो अपने ऑफिस को हेल्ड करेंगे, कम से कम भी 10 साल तक के लिए दोस्तों इस ऑफिस में रहेंगे, आइदर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अंडर द गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट। और दोस्तों जो एक मेंबर होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का दोस्तों शैल होल्ड द ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 6 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। दोस्तों जो मेंबर होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का वो ऑफिस में रह सकता है, एक टर्म है 6 years के लिए, 6 साल के लिए, फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, उस समय से लेके दोस्तों जब उसने अपने ऑफिस को ज्वाइन किया था। और दोस्तों जब तक वो 65 की एज को अटेन करता है दोस्तों, उनमें से यदि कुछ भी पहले हो, या तो दोस्तों उसके 6 साल ऑफिस के पूरे हो जाएं, या फिर उससे या 6 साल पूरे ना हो, और अगर 65 का हो जाए तो भी दोस्तों वहाँ पे फिर उसको यहाँ से रिटायर कर दिया जाता है, रिटायरमेंट लेना पड़ता है चेयरमैनशिप से। As per Article 319, a person who hold office as chairman shall on the expiration of his terms office। दोस्तों आर्टिकल 319 के अनुसार एक पर्सन जो कि चेयरमैन के रूप में ऑफिस को होल्ड करता है, उसके एक्सपायरेशन दोस्तों जब उसका टर्म खत्म होता है उसके बाद इन एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट टू दैट ऑफिस। दोस्तों वो इन एलिजिबल होता है दोबारा री अपॉइंटमेंट के लिए उस ऑफिस में। बट दोस्तों एक मेंबर अदर देन द चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी, बट दोस्तों कोई भी मेंबर चेयरमैन से अलग वो दोस्तों एलिजिबल होता है अपॉइंटमेंट के लिए चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए। और दोस्तों एज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बट नॉट फॉर एनी अदर एम्प्लॉयमेंट आइदर अंडर द, दोस्तों बट एज अगर चेयरमैन है जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, बट नॉट फॉर एनी अदर एम्प्लॉयमेंट आइदर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अंडर द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। Also, the chairman of a state public service commission shall be eligible for appointment as the chairman or any other member of the union public service commission। ऐसे ही दोस्तों जो कि चेयरमैन होता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का वो भी एलिजिबल होता है अपॉइंटमेंट के लिए एज द चेयरमैन और एनी अदर मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यानी कि दोस्तों या तो फिर वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनेगा या फिर कोई अदर मेंबर चूज किया जाएगा यूपीएससी के लिए। अब दोस्तों रिमूवल और सस्पेंशन। दोस्तों एज पर द आर्टिकल 317 दोस्तों 317 आर्टिकल के अनुसार द चेयरमैन और अन्य अदर मेंबर ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन, दोस्तों चेयरमैन और कोई भी अदर मेंबर पब्लिक सर्विस कमीशन का शैल बी ओनली रिमूव, दोस्तों सिर्फ उसको तब हटाया जा सकता है उसके ऑफिस से बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, दोस्तों प्रेसिडेंट के ऑर्डर से, ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर। दोस्तों अगर कोई ग्राउंड है मिसबिहेवियर का आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट ऑन रेफरेंस बीइंग मेड टू इट बाय द प्रेसिडेंट हैज ऑन इंक्वायरी रिपोर्टेड दैट द चेयरमैन और सच अदर मेंबर्स ought टू बी रिमूव्ड। दोस्तों उसमें जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे दोस्तों एक इंक्वायरी की जाती है और उसमें बताया जाता है कि चेयरमैन और सच मेंबर्स है उसको हटा देना चाहिए दोस्तों, तभी प्रेसिडेंट के ऑर्डर से हटाया जा सकता है। द प्रेसिडेंट में सस्पेंड द चेयरमैन और अदर मेंबर्स ऑफ द कमीशन अंटिल द रिपोर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज रिसीव्ड। दोस्तों जो प्रेसिडेंट है वो चेयरमैन को सस्पेंड कर सकते हैं या कोई अदर मेंबर है उसको सस्पेंड कर सकते हैं दोस्तों जब तक कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनको रिपोर्ट नहीं सबमिट की जाती या दोस्तों उनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो रिपोर्ट है वो नहीं मिलती, तब तक वो चेयरमैन या किसी मेंबर को सस्पेंड भी कर सकते हैं। द प्रेसिडेंट में ऑल्सो रिमूव द चेयरमैन और एनी अदर मेंबर्स ऑफ द कमीशन। दोस्तों वो किसी भी मेंबर को, चेयरमैन को या एनी अदर मेंबर को कमीशन के को हटा सकते हैं इफ ही शी और दे इज आर adjourned and insolvent, engage during their term of office in any paid employment outside the duties of their office, is are
in the opinion of the president unfit to continue in the office by the reason of the infirmity of the mind or body, the chairman or any other member cannot hold an office of profit or otherwise they shall be deemed to be the guilty of the मिसबिहेवियर। दोस्तों ये कंडीशंस हैं जिनके बेस पे जो चेयरमैन है या अदर मेंबर है कोई कमीशन का, उसको हटाया जा सकता है। और दोस्तों अगर चेयरमैन और कोई मेंबर वो दोस्तों ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर सकते, अदरवाइज दोस्तों उनको जो गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर है उसमें माना जाएगा, उनको डीम्ड किया जाएगा। दोस्तों अब दोस्तों यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। एज पर आर्टिकल 320 इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूपीएससी टू कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर द अपॉइंटमेंट टू द सर्विसेज ऑफ द यूनियन। दोस्तों यह यूपीएससी की ड्यूटी है कि वो एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाए अपॉइंटमेंट्स के लिए टू द सर्विसेज ऑफ द यूनियन। इट शैल ऑल्सो असिस्ट टू और मोर स्टेट्स इफ रिक्वेस्टेड सो इन फ्रेमिंग एंड ऑपरेटिंग स्कीम्स ऑफ जॉइंट रिक्रूटमेंट फॉर एनी सर्विसेज। दोस्तों यूपीएससी जो 2 और मोर स्टेट्स को भी असिस्ट करेगा अगर वो रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको फ्रेमिंग करने के में और ऑपरेशन को स्कीम, अगर कोई जॉइंट रिक्रूटमेंट है दोस्तों एनी सर्विसेज के लिए और उनको कोई फ्रेम या ऑपरेटिंग स्कीम चाहिए और वो दोस्तों अगर यूपीएससी से रिक्वेस्ट करते हैं तो दोस्तों यूपीएससी उनकी हेल्प करेगा, उनको असिस्ट करेगा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन शैल बी कंसल्टेड। दोस्तों यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को कंसल्ट किया जाएगा ऑन द मैटर्स रिलेटिंग टू द मेथड्स ऑफ द रिक्रूटमेंट टू द सिविल सर्विसेज और फॉर सिविल पोस्ट। दोस्तों अगर कोई मेथड को लेकर रिक्रूटमेंट के लिए सिविल सर्विसेज की और सिविल सर्विसेज की पोस्ट के लिए मेकिंग अपॉइंटमेंट्स टू द सिविल सर्विसेज, अगर दोस्तों सिविल सर्विस में अपॉइंटमेंट की जाती है और पोस्ट में अगर अपॉइंटमेंट की जाती है तो वहाँ भी यूपीएससी को कंसल्ट किया जाएगा। मेकिंग प्रमोशन और ट्रांसफर फ्रॉम वन सर्विस टू अनदर, अगर दोस्तों एक सर्विस से दूसरी सर्विस में प्रमोशन किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है तो वहाँ पे भी यूपीएससी को कंसल्ट किया जाएगा। द सुटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट फॉर सच अपॉइंटमेंट प्रमोशन और ट्रांसफर, अगर यह कंडीशन है दोस्तों तो इसमें भी यूपीएससी को कंसल्ट किया जाएगा। और ऑन ऑल द डिसिप्लिनरी मैटर्स अगेंस्ट द सिविल सर्वेंट सर्विंग इन सिविल कैपेसिटी इंक्लूडिंग मेमोरियल्स और पिटिशंस रिलेटिंग टू सच मैटर। दोस्तों डिसिप्लिनरी मैटर्स में अगर कोई सिविल सर्वेंट है उसके अगेंस्ट में अगर डिसिप्लिनरी मैटर्स हैं दोस्तों तो वहाँ पे भी यूपीएससी को कंसल्ट किया जाएगा। और इन एनी क्लेम बाय और इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन हु इज सर्विंग और हैज सर्व्ड इन द सिविल कैपेसिटी दैट एनी कॉस्ट इंक्यूर्ड बाय हिम इन डिफेंडिंग लीगल प्रोसीडिंग्स instituted against him in respect of acts done or purporting to be done in the execution of his duties should be paid out of the consolidated fund of the India। दोस्तों अगर कोई क्लेम और रिस्पेक्ट में किसी पर्सन के दोस्तों जो कि सर्व कर रहा है सिविल कैपेसिटी के अंडर में या सर्व कर चुका है और दोस्तों अगर उसके खिलाफ कोई लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं और दोस्तों वह अपने खिलाफ जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं उनमें डिफेंड करता है दोस्तों, तो दोस्तों वहाँ पे और जो उसने अपने कोई एक्ट किया है अब और उसमें जिसमें ड्यूटी के एग्जीक्यूशन के टाइम पे अगर उसने कोई एक्ट किया है या कोई उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स होते हैं दोस्तों तो वहाँ पे जो भी खर्च होता है दोस्तों जो भी एक्सपेंस होता है दोस्तों उसको पेड आउट किया जाता है कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से। दोस्तों जो कॉन्सोलिडेटेड फंड है इंडिया का उसमें से खर्च किया जाएगा। और एनी क्लेम फॉर द अवार्ड ऑफ ए पेंशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंजरीज सस्टेन्ड बाय द पर्सन, और दोस्तों अगर कोई क्लेम है कि किसी जो रिस्पेक्ट ऑफ इंजरीज सस्टेन्ड बाय अ पर्सन वाइल सर्विंग, अगर दोस्तों कोई सिविल सर्वेंट है वो सर्व कर रहा है और उसको कोई इंजरी हो जाती है दोस्तों उसकी ड्यूटी के टाइम पे तो जो उसकी पेंशन है। और दोस्तों एनी क्वेश्चन एज टू द अमाउंट ऑफ द सच अवार्ड, और दोस्तों कोई ऑन एनी क्वेश्चन एज टू द अमाउंट ऑफ सर्च अवार्ड, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन टू एडवाइज ऑन एनी मैटर रेफर टू देम। दोस्तों यह ड्यूटी है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, उनको एडवाइस देनी है अगर कोई मैटर उनको रेफर किया जाता है तो, प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट हैज नॉट मेड एनी रेगुलेशन स्पेसिफाइंग द मैटर्स इन विच इट शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन टू बी कंसल्टेड। दोस्तों जो प्रेसिडेंट हैज नॉट मेड एनी रेगुलेशन स्पेसिफाइंग द मैटर्स इन विच इट शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर द नॉट द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन टू बी कंसल्टेड, मतलब दोस्तों जहाँ पे प्रेसिडेंट है अगर उनको लगे रेगुलेटिंग स्पेसिफाइंग द मैटर्स और दोस्तों उनको लगे कि ये नेसेसरी नहीं है फॉर द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन टू बी कंसल्टेड।
बाकी अदर मैटर्स में दोस्तों यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को अगर एडवाइस के लिए रेफर किया जाता है तो दोस्तों वहाँ पे यूपीएससी के द्वारा एडवाइस दी जाती है। और दोस्तों एज पर द आर्टिकल 322 दोस्तों 322 आर्टिकल के अनुसार जो एक्सपेंसेस होते हैं दोस्तों यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के, इंक्लूडिंग सैलरीज, जो अलाउंसेज हैं, पेंशंस हैं दोस्तों, पेबल टू और इन रिस्पेक्ट ऑफ द मेंबर्स और स्टाफ कमीशन, दोस्तों जो मेंबर्स और स्टाफ कमीशन ऑफ स्टाफ ऑफ द कमीशन है दोस्तों, जो भी उनकी सैलरीज है, जो भी खर्च है दोस्तों, जो भी एक्सपेंसेस हैं वो चार्ज किए जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको अच्छे से समझ में नहीं आया तो दोस्तों आप एक बार वीडियो को दोबारा जरूर देखें। यदि आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।